नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसके बेसिस पे आप इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज़ पता करने में काफ़ी हेल्प हो सकती है एंड उसके बेसिस पे आप एंट्री बना के काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे पैसे बनाने हैं तो वो कैसे बनाना है, लॉन्ग टर्म में बनाना है तो कैसे बनाना है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको एआई की सहायता से आपको ये स्ट्रैटेजी बनाने की एंड एग्जीक्यूट कैसे करना है एंड उसके बेसिस पे डिसीजन कैसे लेना है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चैट जीपीटी से हम जाके पूछेंगे। चैट जीपीटी का इसके लिए मैं हेल्प ले रहा हूँ सो दैट कभी भी आप अगर कोई स्ट्रैटेजी सोच रहे हो, तो जैसा कि आगे का आने वाला ज़माना न्यू टेक्नोलॉजी है और एआई बेस है, तो डेफिनेटली हम लोगों को भी उसके अनुरूप ढलना चाहिए एंड न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैं चैट जीपीटी से आपको पूछ के बताऊंगा कि ये स्ट्रैटेजी किस तरह से यूज़ करना है। इवन मुझे पता है बट स्टिल मैं आपको चैट जीपीटी के माध्यम से भी आपको कंफर्म करूंगा कि ये स्ट्रैटेजी किस तरह से वर्क करती है। ओके, तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी के पेज पे चल जाते हैं। यहाँ पे चैट जीपीटी के पेज पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली टाइप करूँगा 7, 14, 21, 50 एंड 100 EMA स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो बेसिकली आज हम जो बात कर रहे हैं वो EMA क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम 7 EMA, 14 EMA, 21 EMA, 50 EMA एंड 100 EMA को एक साथ चार्ट पर लगाएंगे और इसके क्रॉसओवर के बेसिस पे कब एंट्री लेनी है, कब नहीं लेनी है, कब सेल करना है, कब बाय करना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली मैंने पूछा है कि 7, 14, 21, 50 एंड 100 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी क्या है, इसके बारे में मुझे बताइए। तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पर चैट जीपीटी थोड़ा मुझे आउटपुट दे देगा कि किस तरह से इसे यूज़ करना है, कहाँ पे इसके बाइंग ऑप्शंस आएंगे, बेसिक स्ट्रैटेजी कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी एंड एंट्री सिग्नल्स, शॉर्ट ट्रेड सेटअप्स एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, स्टॉप लॉस ऑप्शंस क्या होने चाहिए, टिप्स फॉर बेस्ट यूज़ के लिए क्या क्या और एडिशनल हमको करना चाहिए, वो सारी चीज़ें एंड एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हर एक पार्ट को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर साइड में ही मैंने चार्ट ओपन कर रखा हुआ है। तो ये सारे स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं ये सारे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सिंपली यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि 7, 14, 21 और 50 और 100 EMA स्ट्रैटेजी। ठीक है, so this strategy is trend following and momentum based trading strategy that user multiple exponential moving average to identify the trend direction, entry points, exit signals। ठीक है, इतने सारे EMA क्रॉसओवर को यूज़ करके हमें क्या पता चलता है कि जो ट्रेंड का मोमेंटम है वो कैसा है और जो मार्केट या फिर जो उस स्टॉक का प्राइस मूव कर रहा है वो कौन से ट्रेंड में मूव कर रहा है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, वो सारी चीज़ें पता चलती है। उसके साथ ही हमें एंट्री पॉइंट्स एंड एग्जिट पॉइंट्स भी पता चलते हैं कि कहाँ पे मुझे एंट्री करनी चाहिए और कहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से EMA यूज़ किया है। EMA का फुल फॉर्म मैंने जैसे कि बताया आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो इसका बेसिक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर 7 EMA जो होता है, 7 EMA मतलब 7 पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, अब कोई भी चार्ट अगर आप ओपन करते हैं, अगर डेली चार्ट ओपन कर रहे हैं तो पिछले 7 कैंडल्स का जो EMA होगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा, वही आपका 7 EMA कहलाता है। वही डेली चार्ट में अगर आप देख रहे हो तो 14 दिनों का, ठीक है, 14 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा दैट विल बी योर 14 EMA। वैसे ही 21 दिनों का, 50 दिनों का और 100 दिनों का EMA यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये 7, 14, 21, 50, 100 जो है ये पीरियड्स होते हैं। अगर आप 1 घंटे के चार्ट में देख रहे हैं तो 7 घंटे का आपको EMA
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिखेगा। एंड वहीं पे अगर 14 EMA का आप देख रहे हैं तो 14 EMA आपको ये इंडिकेट करता है कि पिछले 14 घंटों का जो पिछले 14 कैंडल्स जो है 1 आवर के चार्ट में 14 कैंडल्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालते हैं। एंड वही आपका 14 EMA होता है एंड 21 EMA मतलब 21 कैंडल्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो इसी तरह से 50 और 100 का भी। ओके, तो आई होप ये बेसिक चीज़ें आपको पता चल गई। ये ऑलरेडी मैंने अपने स्ट्रैटेजी के लिस्ट में ऑलरेडी कवर कर रखा हुआ है, वहाँ से भी आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया 7 EMA यानी कि पिछले 7 कैंडल का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। तो ये आपको इंडिकेट करेगा कि फास्टेस्ट एंड ट्रैक्स वेरी शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन, मतलब पिछले 7 कैंडल्स में क्या एक्शन हो रहे हैं उससे आपको आइडिया मिल जाती है कि भैया ये पिछले 7 कैंडल अगर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो प्राइस है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, एक कैंडल ऐसा बना, ठीक है, एक कैंडल ऐसा बना, एक कैंडल फिर ऐसा बना, एक कैंडल फिर ऐसा बना। ठीक है, इस तरह से वह कैंडल बनते जा रहे हैं। ठीक है, गैप अप ओपनिंग करके साथ, तो इससे क्या पता चल रहा है कि प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, ये प्राइस आपको मालूम पड़ता है कि अप ट्रेंड में प्राइस चल रहा है। तो यहाँ से ये फास्टेस्ट एंड शॉर्ट टर्म प्राइस ट्रेंड का प्रेडिक्शन मिल जाता है हमें। ठीक है, तो इसी तरह से 14 EMA यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपको पता चलता है। शॉर्ट टर्म में ट्रेंड कैसा हो सकता है वो आपको पता चलता है। 21 EMA में शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का ट्रेंड पता चलता है कि कुछ दिनों से लेके कुछ महीनों के बीच में, ठीक है, किस तरह के मूवमेंट हो सकते हैं वो आपको पता चलती है। दैट डिपेंड्स ऑन दी कौन से टाइम फ्रेम में आप चेक कर रहे हो, कौन से टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, ये में क्या होता है कि मिड टर्म ट्रेंड इंडिकेटर होता है कि लेट्स सपोज कि मार्केट ने एक मूव दे दिया। ठीक है, एक मूव दे दिया बट उसके बाद एक करेक्शन लेती है। तो ये करेक्शन कहाँ पर आएगी, तो वो आती है 50 EMA पर। तो ये करेक्शन 50 EMA पे जैसे आए और यहाँ से एक पॉजिटिव कैंडल बनी और इसके नीचे वॉल्यूम भी आपका अच्छा खासा बना, इसका मतलब यहाँ से ट्रेंड अप जाएगी। तो ये क्या करता है कि आपका जो मेन ट्रेंड होता है उसके इन बिटवीन, ठीक है, तो मिड टर्म इंडिकेटर होता है। मिड टर्म में ट्रेंड कैसे और कहाँ से बाउंस बैक हो सकती है वो सारी चीज़ें आपको पता चलती है। 100 EMA यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंडिकेटर होता है। 100 EMA मतलब, तो मान लेते हैं कि ये कुछ कैंडल्स हैं मेरे, ठीक है, इस तरह से कैंडल्स बने हुए हैं। ये करेक्शन लिया, मान लेते हैं कि 50 EMA का लाइन यहाँ से कुछ ऐसे जा रहा है और 100 का जो है कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये 50 का लाइन है, ये 100 का लाइन है। तो अगर 50 के लाइन से ही यहाँ पर फिर से एक पॉजिटिव कैंडल बनती है यहाँ, यानी कि आपका ट्रेंड रिवर्सल यहीं से हो जाएगा और एक फिर बड़ी मूव आपको मिलेगी। ठीक है, बट ये 50 के लाइन को भी प्राइस ब्रेक करके आता है और दूसरा कैंडल यहाँ पे बनता है, तीसरा कैंडल यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे आ गए तो फिर ये जो प्राइस होता है ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है बाइंग के लिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलता है बाइंग के लिए। यहाँ से आप एक बड़ा पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं, बड़े अमाउंट में बिग क्वांटिटी आप बाइंग करने की सोच सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में जो होता है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने की संभावना होती है। लॉन्ग टर्म यानी कि 1 से 3 साल या 1 से 5 साल, ऐसे आप समझ सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंडिकेटर होता है कि जब भी 100 EMA पर सपोर्ट ले वहाँ से आप अच्छा खासा बाइंग कर सकते हैं। और इसके साथ कंडीशन ये भी होना चाहिए कि वो एक मेजर सपोर्ट पर होना चाहिए। ठीक है, मेजर सपोर्ट पर होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो ये बेसिकली मैंने आपको अभी फ़िलहाल इस स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं बताया है, बट इन सारे EMAs का कहाँ-कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। 7 EMA का फास्टेस्ट एंड शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन के लिए, एंड 14 EMA का शॉर्ट टर्म ट्रेंड इंडिकेशन के लिए, 21 का शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म ट्रेंड इंडिकेशन के लिए, एंड 50 EMA का मिड टर्म ट्रेंड इंडिकेशन के लिए, एंड 100 EMA का लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंडिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि 7, 14, 21, 50 और 100 क्या होता है, ये नंबर ऑफ डेटा कलेक्शन बताते हैं आपके कि ये 7 कैंडल का डेटा आप लेके उसका एक्सपोनेंशियल एवरेज निकाल रहे हैं। 14 का मतलब होता है कि 14 कैंडल्स का आप एक्सपोनेंशियल एवरेज निकाल रहे हैं। 21 का मतलब होता है कि 21
एंड उसी तरह से 50 और 100 के, मतलब 100 पर क्या होता है कि 100 कैंडल्स का एवरेज निकाल रहे हैं हम। तो एक आपको स्टैंडर्ड प्राइस मिलता है, स्टैंडर्ड लेवल मिलता है, एंड काफ़ी अच्छा लेवल मिलता है जहाँ पे प्राइस काफ़ी स्टेबल हो चुकी होती है और वहाँ से प्राइस अप के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक अबाउट कि ईएमएस कैसे होते हैं, उसे कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, अब इन सारे ईएमएस को एक ही चार्ट पर लगाकर हम उसे एक स्ट्रैटेजी की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रैटेजी कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिक स्ट्रैटेजी कॉन्सेप्ट जो है, ये द आइडिया यूज टू अलाइनमेंट एंड क्रॉस ओवर ऑफ दिस ईएमए टू डिटरमाइन। ठीक है, अब इतने सारे ईएमएस मैंने लगाए हैं तो इसका क्रॉस ओवर होगा, और वो क्रॉस ओवर के बेसिस पे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ट्रेंड डायरेक्शन देखता हूँ कि ट्रेंड डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में है, क्या वो अप साइड में है, क्या वो डाउन साइड में है। ये मैं यहाँ से एनालाइज करता हूँ कि मेरा ट्रेंड कौन से डायरेक्शन में है। इसके साथ ही मैं ये भी कंफर्म करता हूँ कि मेरे एंट्री सिग्नल्स कैसे हैं, क्या मेरा एंट्री सिग्नल बाय का बन रहा है या फिर सेल का बन रहा है। ठीक है, तो ये एंट्री सिग्नल्स भी मुझे इस स्ट्रैटेजी से मिलते हैं। इसके साथ ही एग्जिट सिग्नल्स, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि ये बाय के सिग्नल मिल रहे हैं या फिर सेल के सिग्नल मिल रहे हैं, यानी कि एग्जिट का सिग्नल मिल रहा है मुझे। तो ये सारे चीज़ें मुझे यहाँ से पता चलती है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं कि ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन अगर करना है, जैसे कि मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे पढ़ा कि बेसिक स्ट्रैटेजी कॉन्सेप्ट, ट्रेंड डायरेक्शन फाइंड आउट करना। ठीक है, मतलब मुझे डिटरमाइन करना है कि ट्रेंड डायरेक्शन कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब वो अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है वो कैसे पता चलेगा। तो अप ट्रेंड यानी कि आपका बुलिश ट्रेंड, तो अगर बुलिश ट्रेंड है वो कैसे पता चलेगा कि 7 ईएमए का लाइन, 14 ईएमए का लाइन, 21 ईएमए का लाइन, 50 ईएमए का लाइन और 100 ईएमए का लाइन अगर इस सीक्वेंस में हो। ठीक है, लाइक ये 7 का लाइन गया है एंड ये 14 का लाइन गया है, ये 21 का लाइन गया है, ये 50 का लाइन गया है, ये 100 का लाइन गया है। ठीक है, तो इन सब से ऊपर उठ के ये 7 का लाइन जा रहा है, 7 ईएमए का लाइन जा रहा है। तो अगर ये सीक्वेंस में हो 7, 14, 21, ठीक है, 7, 14, 21, 50 एंड 100, ये सीक्वेंस में अगर होता है तो यहाँ पर जो क्रॉस ओवर हो रहा है ये आपका बाय सिग्नल बनता है। ठीक है, बाय सिग्नल इसके लिए बनता है क्योंकि ये आपको दिखाता है कि ये बुलिश ट्रेंड है। ओके, ऑल ईएमए टैग्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपका लाइंस रहते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर नीचे की तरफ आएंगे, अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो डेफिनेटली आपका बाइंग सिग्नल बनता है। ओके, तो ठीक है, बाइंग सिग्नल मेरा बन रहा है, वहाँ पे कौन से पॉइंट पे बाय करना है, कौन से पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगाना है, वो सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं। बट यहाँ पर एक कंफर्मेशन हो जाता है कि यहाँ से आपका बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड आपको मिलने वाला है। अब बेयरिश ट्रेंड कैसे पता चलेगा। बेयरिश ट्रेंड में सिमिलरली क्या होता है कि अगर ऊपर से नीचे की तरफ आते वक्त, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ अगर आता हूँ तो कुछ इस तरह से सीक्वेंस रहते हैं, पहले 100, फिर बाद में टी, फिर बाद में 21, 14 पे एंड देन 7। अगर ये सीक्वेंस में होता है लाइक, तो कुछ इस तरह से लाइन होते हैं, और यहाँ पर अगर दिखाई देता है कि ये 100 का प्राइस है, ये 50 है, 21, 14 और ये 7। अगर इस सीक्वेंस में हो, ठीक है, तो ये मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा अगर यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है तो अगर ये सीक्वेंस में होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, यानी कि 100 ग्रेटर रहेगी, मतलब सबसे टॉप पे 100 रहेगा, 50 रहेगा, देन 21, 14 एंड 7, यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रहे। और इसी में अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में रहे, तो ये बुलिश ट्रेंड होता है और ये बेयरिश ट्रेंड होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ओके, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है मुझे। आई होप ये क्लियर हो गई है। इसे मैं आपको चार्ट पे भी ले जाकर दिखाऊंगा कि कैसे असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, एंड इसके बेसिस पे आपको बुलिश ट्रेंड और बेयरिश ट्रेंड कैसे पता चलती है। ठीक है, एंड देन एंट्री सिग्नल्स। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन तक के लिए मैं चार्ट पर आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर मैंने चार्ट ओपन कर रखा हुआ है टाटा मोटर्स का। ओके, ये मैं डेली टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये इंडिकेटर्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये में टाइप करता हूँ, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक बार क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा दिखाओ, यहाँ पर एक EMA 9 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं और 2-3 बार क्लिक कर लेता हूँ। मुझे 7, 14, 21, 50 और 100 का चाहिए, तो 5 बार मैं क्लिक कर लूँगा। एक बार तो क्लिक कर लिया, 4 बार और कर लेता हूँ। तो ये 5 EMA मेरे यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि एक तो मुझे चाहिए कितना, 7 का, ये मैं 7 कर लेता हूँ और इसको कलर में दे देता हूँ, ये कलर में दे देता हूँ। ओके, और इसे ओके कर देता हूँ। फिर सेकंड मुझे चाहिए 14 का। ओके, इनका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, लाइक ये कलर कर देता हूँ। एंड थिकनेस, बाद में ये 14 मैंने कर दिया। ओके, एंड देन थर्ड 21, ये मैंने 21 किया। स्टाइल में जाके मैं इसका चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कलर कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। फोर्थ वाला मैं यहाँ पे रेड ले लेता हूँ, बढ़ा दिया, इसको 50 कर दिया, ये मैंने 50 कर दिया, ये 50 कर दिया। अब फिर लास्ट जो है मेरा वो 100, ये 100 कर दिया मैंने। तो इसको मैं ऑरेंज कलर कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, ये ओके कर, ठीक है। ठीक है, तो ये EMA जो है यहाँ पे ऑलरेडी लग गए हैं। जो थोड़ा बैगनी कलर का आपको दिखाई दे रहा है वायलेट कलर में, तो ये एक्चुअली 7 EMA है। एंड देन फिर पिंक कलर में डार्क पिंक जो दिखाई देगा वो 14 EMA है। ग्रीन जो है 21 EMA एंड 50 का जो है वो रेड में है, तो 50 EMA एंड ऑरेंज जो है आपका 100 EMA। ठीक है, ये क्लियर हो गया, कलर कोड आपको पता चल गया, राइट। तो अभी इसके आगे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इस एरिया में। अब जब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, जो मैं असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा था, तो ये बैगनी कलर जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, ये जो है ये 7 EMA है। ठीक है, 7 EMA है, तो ये 7 हो गया। फिर बाद में ये पिंक है, मतलब आपका 14 EMA। ओके, 14 EMA हो गया। देन ग्रीन आपका 21 EMA एंड फिर उसके बाद 50 EMA। ओके, एंड लास्ट जो आपका है वो है 100 EMA। ठीक है, यानी कि ये अप से डाउन की तरफ आते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में मिलता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, आपका बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ से आपको बिग बुल ट्रेंड मिला है। ठीक है, ये देखिए कितना बड़ा बुलिश ट्रेंड मिला है। और जो मैं बात कर रहा था कि ये 50 के प्राइस पे आके सपोर्ट लेता है, वहाँ से पुल बैक लेता है और उसके बाद फिर से एक कंटिन्यू बुल रन रहता है। तो ये था मिड टर्म में आपका ट्रेंड डायरेक्शन इंडिकेट करता है कि मिड टर्म में फिर से पुल बैक ले सकता है 50 पर सपोर्ट लेके। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा था। आई होप यहाँ तक आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी। अब मैं थोड़ा चलता हूँ बेयरिश ट्रेंड आपको कैसे पता चलती है। ठीक है, बेयरिश ट्रेंड का भी हम देख लेते हैं कि बेयरिश ट्रेंड आपको कैसे पता चलेगी। उसके बेसिस पे भी हम थोड़ा यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस एरिया में अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये जो प्राइस है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपको नीचे वाला लाइन दिखाई दे रहा है 7 है एंड 14 है, फिर बाद में ग्रीन कलर 21 है, ओके, एंड फिर रेड कलर जो है वो 50 है एंड देन 100 है ये ऑरेंज कलर। ठीक है, तो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आता हूँ तो सबसे पहले 100 देन 50, 21, 14 एंड 7 है। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलता है, यानी कि आपका ये जो क्रॉसओवर होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो इस तरह से छोटे EMA जो है, छोटे पीरियड के EMA
वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, बड़े पीरियड के ईएमए ऊपर की तरफ गए हुए हैं। ठीक है, तो ये 100 वाले सबसे ऊपर रहेंगे और छोटे वाले जो है 7 ईएमए वो सबसे नीचे रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको ये इंडिकेशन मिलता है कि मेरा जो ट्रेंड है वो बेरिश ट्रेंड होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि जब ये क्रॉसओवर हुआ है उसके बाद आपको बड़ा बेरिश ट्रेंड देखने मिला है यहाँ पे। इस तरह से बेरिश ट्रेंड देखने मिला है। तो ये क्लैरिटी आपको आ चुकी होगी कि इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके आपको बुलिश ट्रेंड कब मिलने वाला है। ठीक है, बुलिश ट्रेंड कब मिलने वाला है एंड बेयरिश ट्रेंड कब से स्टार्ट होने वाला है, ये आपको क्लैरिटी आ गई है। ठीक, आई होप यहाँ पे ये में अप्लाई करना और उसके बेसिस पे ट्रेंड डायरेक्शन एस्टिमेट करना वो आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एंट्री सिग्नल। ठीक है, अगर लॉन्ग ट्रेड एग्जांपल अगर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे एंट्री सिग्नल्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो ऑल ईएमएज अलाइन इन बुलिश ऑर्डर। ठीक है, अब ये बुलिश ऑर्डर मतलब क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर में रहने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया ना आपको कि अगर 7 ऊपर से नीचे की तरफ आता हूँ तो 7, 14, 21 के बाद में 50 और 100 इस क्रम में अगर रहते हैं। ठीक है, ये क्या है, बुलिश ऑर्डर है। ठीक है, मतलब ये क्रॉसओवर कुछ ऐसा रहना चाहिए कि सबसे छोटा पीरियड वाला ईएमए जो है सबसे टॉप पे रहना चाहिए और सबसे बड़ा ईएमए वाला जो है लाइन है वो सबसे नीचे होना चाहिए। अगर इस तरह का आपको ऑर्डर मिलता है देन इट इज़ कॉल्ड एज ए बुलिश ऑर्डर। ठीक है, तो प्राइस पुल बैक टू नियर 21 और ईएमए। अब क्या होता है कि कभी कभी मार्केट में ना जब क्रॉसओवर होगा ना तो तब तक ना प्राइस कुछ लेट्स सपोज कि यहाँ से प्राइस कुछ ऐसा साइडवेज चलते चलते यहाँ पे आई थी, पर यहाँ पे अभी ये क्रॉसओवर हो गई है। ओके, यहाँ पे इस तरह की क्रॉसओवर हो गई है। अब ये क्रॉसओवर होते होते तक ना इसका प्राइस जो है इस लेवल तक चला जाता है। ठीक है, फिर हमें लगता है कि एंट्री शायद गलत टाइम पे हो रही है एंड इस प्राइस पे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगी एंड फिर यहाँ से ये शॉर्ट टर्म करेक्शन लेता है। शॉर्ट टर्म करेक्शन लेता है तो यहाँ पर करेक्शन लेते हुए हमें लगता है कि भैया अरे हमने तो 50 रुपये पे एंट्री ली, अब ये 70 रुपये गया, फिर से ये 50 रुपये या 45 रुपये आने लगता है या 40 रुपये आने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि जो भी आपके प्राइस मूव कर रहे हैं, ठीक है, आपके प्राइस मूव कर रहे हैं तो ये भले ही 7 ईएमए से ऊपर की तरफ उठे हैं। ठीक है, बट एक बड़ा मूव देने के बाद एक सर्टेन लेवल पे आने के बाद, चाहे ये हो सकता है कि मेजर रेजिस्टेंस वाला लेवल होगा, ठीक है, ये लेवल जो होगा मेजर रेजिस्टेंस वाला लेवल होगा, वहाँ से फिर रिजेक्ट होता है। बट एज यू नो कि यहाँ पर मुझे बुलिश ट्रेंड का इंडिकेशन मिल गया था, तो ये नीचे करेक्ट होगा कब, 21। ठीक है, 21 ईएमए तक, ईएमए के लेवल तक, ठीक है, या फिर ईएमए के लेवल तक, ये दो लेवल तक ये पुल बैक हो सकता है। यहाँ पे पुल बैक हो गया, ठीक है, फिर या तो 21 से ही अगर बहुत ही ज़्यादा हैवी बुलिश ट्रेंड है 21 से ही ये फिर ऊपर की तरफ जाने लगेगा, या फिर थोड़ा मोमेंटम उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मीडियम मोमेंटम है तो ये 50 के लेवल तक आएगा और यहाँ से जैसे आपको ट्रेंड रिवर्सल मिले तो आप एक नेक्स्ट बड़े मूव को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोला गया है कि प्राइस पुल बैक टू नियर 21 या 50 ईएमए। ओके, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया चार्ट पे। लुक फॉर द बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, एंगल्फिंग पैटर्न या पिन बार या कुछ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, कुछ इस तरह के पैटर्न्स आपको देखने मिलेंगे जब भी आपके पुल बैक होते हैं तो। ठीक है, और या फिर जब आपके क्रॉस ओवर हो रहे हैं, ठीक है, इस तरह का क्रॉस ओवर हो रहा है, इस तरह के अगर क्रॉस ओवर हो रहे हैं तो उस वक्त ये 7, 14, ठीक है, 21 और ये 50 इस तरह के जो सीक्वेंस में अगर रहेंगे ये, तो इस तरह का क्रॉस ओवर हो रहा है तो वहाँ पर एक और कंफर्मेशन ये लेनी चाहिए कि मेरा जो क्रॉसओवर हुआ है उसके बाद क्या कोई एक बुलिश कैंडल बनी हुई है, क्या ऐसा है कि पिछला जो प्राइस लेवल था, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स हैं, ठीक है, पर यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि एक बड़ा कैंडल बन गया है एंड पिछले तीनों कैंडल्स को
एंगल्फ कर चुका है वो। तो इस तरह के अगर कोई एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं तो उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। एंड एक वो इंडिकेशन आपको मिल सकता है, और इसके साथ ही एंट्री ऑन कंफर्मेशन कैंडल क्लोज, ठीक है। जब ये एंगल्फ कर ले, ठीक है, ये एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जो है होता है वो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जो कि हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हर एक टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न कवर किए गए हैं। तो इसमें आपको पता चलता है कि जो एंगल्फिंग कैंडलस्टिक है वो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, एंड इसके बेसिस पे आपको कंफर्मेशन मिलता है। बट ये कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब ये कैंडल पूरी तरह से क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अगर ये क्लोज हो गई, पॉजिटिव कैंडलस्टिक बन गई, उसके बाद यहाँ पे आप एक अच्छा खासा एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री अगर मिस हो जाता है तो क्या होगा कि एक बड़ा मूव मिलेगा आपको। ये प्राइस कुछ ऐसे जाके यहाँ तक जाएगी, एक मेजर रेजिस्टेंस पे आ सकती है, या फिर जहाँ से ये ट्रेंड रिवर्सल हुई थी उसके फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर लेंगे आप, ठीक है। अगर मान लो पिछला हाई यहाँ था, तो यहाँ से अगर आप इस लेवल तक का फिबोनाची निकालेंगे तो ये 161% तक जा सकती है अराउंड, अप्रोक्सीमेट। मतलब आपको अगर टारगेट डिसाइड करना है तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं, ओके। तो ये क्लैरिटी आपको पता चल रही है कि भैया एंट्री तो मैंने यहाँ तक ले ली, अब ये एक सर्टेन लेवल तक गया, अगर ये पिछले रेजिस्टेंस के लेवल पे आ रहा है तो यहाँ तक जाएगा, ये आपको एक अंदाज़ा रहना चाहिए। बट यहाँ से आने के बाद एक करेक्शन लेगा, वो करेक्शन कहाँ तक लेगा, करेक्शन वो लेगा 21 EMA या 50 EMA तक। अब 50 EMA का लाइन अगर ये है तो यहाँ तक अगर करेक्शन लिया, उसके बाद फिर से एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक दिया, मतलब ये डाउन ट्रेंड रिवर्सल का अगर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे कंफर्म होता है तो यहाँ पर फिर से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको एंट्री करने के लिए, और उसके बाद एक अच्छा खासा बिग रैली आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका डिफाइन होता है कि एंट्री सिग्नल कहाँ लेना है, ओके। आई होप ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होंगी कि एंट्री सिग्नल मुझे कहाँ लेना है, ओके। तो चलिए ये चार्ट पर भी दिखा देता हूँ कि एंट्री सिग्नल कहाँ लेना है, कैसे लेना है। जो मैंने पॉइंट्स वहाँ पे बताए आपको वो भी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर ये प्राइस में देखो कि कुछ इस तरह का ट्रेंड था, या फिर अगर आप देखें तो एक तरह से बहुत ही साइडवेज चल रहा था, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं था, ठीक है। तो इस तरह का प्राइस ट्रेंड पीछे से आ रहा था। पर यहाँ पे क्या हुआ कि सारे के सारे जो EMA हैं थोड़े फ्लैट हो गए, बहुत नियर बाय में आ गए। अब नियर बाय में आने के बाद 2 बार ट्राई हुआ है, यहाँ पे क्रॉस ओवर ट्राई हुआ बट नहीं हुआ, फिर से ये फ्लैट ही चल रहे हैं। फिर यहाँ पे भी क्रॉस ओवर ट्राई हुआ बट नहीं हुआ, फिर ये नीचे आ गए। बट यहाँ पर जब क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस ओवर होने के बाद यहाँ पे देखिए ये बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ, ठीक है, ठीक है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद एंड क्लोजिंग भी आपका ये क्लोजिंग पॉजिटिव कैंडलस्टिक के फॉर्म में ही क्लोजिंग हुआ है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो क्रॉसओवर हुआ है ये कंफर्म्ड क्रॉसओवर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका क्रॉसओवर कंफर्म्ड हो गया है, यहाँ से आपको बाय कर ही लेना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप बाय करते, या फिर मान लेते कि यहाँ पर इस प्राइस पे आप बाय करते, ठीक है, तो इसके बाद प्राइस वॉल्यूम देखिए कितना कम हो गया है, ठीक है। इसी इतने ही प्राइस रेंज में ये घूम रही है ऐसे ऐसे से। फिर ये इसने सपोर्ट कहाँ ली है, यहाँ पर रेड वाले पे। अब रेड वाला क्या है, 14 EMA। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर यहाँ पर आपके स्टॉक प्राइसेस में मोमेंटम बहुत ज़्यादा है तो वो 14 या 21 से ही रिवर्सल ले सकते हैं। अब 14 से ही रिवर्सल लिया है तो देखो पिछले जो कैंडल्स हैं ना, उसको एक ही कैंडल ने पूरा इनगल्फ कर लिया है, ठीक है। जब ये अपॉर्चुनिटी आपको देखने मिलती, ठीक है, तो ये बड़े कैंडल ने ऑलरेडी प्राइस खा लिया है इतना। उसके बाद आपको प्राइस फिर से ऊपर गई है, फिर रिजेक्ट हुई है, फिर यहाँ पे आपको टेंशन रहता कि क्या यहाँ से फिर रिजेक्ट हो जाएगी क्या, ठीक है। और ये लो वॉलेटाइल कैंडल्स यहाँ पे बन रही है, बट अल्टीमेटली ये ऊपर ही जाता है। तो इतना बड़ा जब कैंडल हाई वॉलेटाइल कैंडल बन गया है तो इसका मतलब यही है कि पिछले छोटे छोटे जो लो वॉलेटाइल कैंडल्स थे उनको एंगल्फ कर लिया है, और ये एक बुलिश ट्रेंड कंफर्मेशन दे रहा है कि ये बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन का कंफर्मेशन है, ओके। तो यहाँ से आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है। तो दूसरा जो पॉइंट मैंने आपको बोला था कि पुल बैक होता है, पुल बैक यहाँ पर 14 EMA के लाइन तक पुल बैक हुआ है, इसके बाद से फिर से रिवर्सल हो गया है।
आई होप यहाँ तक आपको बहुत ही क्लियर हो गई है। वीडियो काफ़ी लंबा बनने वाला है, बट मैं हर एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ आपको, और हर एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूँ, सो दैट किसी भी तरह की आपसे कोई भी गलती ना हो पाए। एंड जो भी आप ट्रेड सेटअप बनाएं उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में प्रॉफिट होने की संभावना रहे। तो ये स्ट्रैटेजी मोस्टली 90 टू 95% एक्यूरेट आपके लिए काम करने वाली है, अगर जिस तरह से मैंने आपको समझाया है उस तरह से अगर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको एंट्री सिग्नल पता चल गई कि पहली एंट्री सिग्नल तो यहाँ पर मिल गई आपको, ठीक है, या फिर कंफर्मेशन के बाद यहाँ पर मिल गई, ठीक है। दूसरी एंट्री सिग्नल आपको यहाँ पर जो प्राइस पुल बैक होता है इस एरिया में मिल जाती है। उसके बाद फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन आपको दिखाई देता है, जो कि आप यहाँ पे चार्ट में देखिए कंटिन्यूसली जाता है। फिर से ये रिवर्स हुआ है एंड पुल बैक हुआ है, प्राइस पुल बैक हुआ है और 14 पे फिर से सपोर्ट लेके फिर से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे 21 पे लिया है, ठीक है, यहाँ पे 50 पे लिया है, ये एरिया में 50 पे लिया है, इसे भी लेते लेते फिर ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो इस तरह से 14, 21 और 50 पर सपोर्ट लेके ये आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे ये क्लैरिटी मिल गई कि मेन क्रॉसओवर जो है सारी EMA लाइन का क्रॉसओवर होगा तो वहाँ पे एंट्री मिलेगी, और उसके बाद अगर पुल बैक होता है तो 14, 20, 21 और 50 के लाइंस पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट आपको ध्यान रखना है कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होने चाहिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट करने का सिग्नल कब मिलेगा वो भी देख लेते हैं। अब ये शॉर्ट करने का सिग्नल कब मिलेगा, जब EMA अलाइन इन ए बेयरिश ऑर्डर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ऊपर से नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो ये 100, 50, 21, 14 और 7 के सीक्वेंस में होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेयरिश ऑर्डर मिलता है कि यहाँ पे आपको शॉर्ट करना है। अब शॉर्ट करना तो मिल गया, बट ये पुल बैक होगा फिर से 2150 EMA तक। मतलब क्या होता है कि प्राइस एक तरह से ऊपर जा रही थी, ठीक है, एक लेवल पे आके वहाँ से आपको बेरिश ट्रेंड मिलेगा। यहाँ से मान लेते हैं कि बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अब बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, एक नीचे लेवल तक जाएगी, ठीक है, ये सपोर्ट तक गई। अब यहाँ से क्या होगा कि ये वापस से पुल बैक लेती है, तो ये पुल बैक जो लेगी ना, ये पुल बैक जो होगा आपका ये 21 to 50 EMA तक फिर से रिट्रेस होगी, और यहाँ से फिर से रिजेक्ट होगी और नीचे जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका चार्ट काम करता है, आपका प्राइस एक्शन काम करता है। तो इस तरह से आपको फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको टाइम नहीं मिला, या फिर जब क्रॉसओवर होगा तब तक प्राइस यहाँ तक निकल गई होगी, और यहाँ पे आप चूक गए कि आपको शॉर्ट करने का टाइम नहीं मिला, तो आपको वेट करना चाहिए। और एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ से फिर से पुल बैक होगी, और जब ये 21 या 50 के EMA लाइन के आसपास आएगी, और वहाँ से अगर आपको एक निगेटिव या बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने मिले तो आपको वहाँ पर शॉर्ट करके निकल जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप शॉर्ट ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। एंड ऑल्सो लुक फॉर द बेरिश रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। बेरिश रिवर्सल पैटर्न जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि आपका जो अप ट्रेंड चल रहा था, एंड उसके बाद अप ट्रेंड के बाद एक अप ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है, जो कि बेरिश पैटर्न को इंडिकेट करता है। ये हो सकता है कि बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकती है, या फिर हैंगिंग मैन, इस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकते हैं। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपको ध्यान में रखना है। एंड इसके साथ साथ अलग अलग टाइप के चार्ट पैटर्न्स भी होते हैं, बेरिश चार्ट पैटर्न होते हैं। अगर उस तरह के चार्ट पैटर्न भी बन रहे हैं तो उसे भी आपको ध्यान में रखना है, और उसके बेसिस पे ही शॉर्ट करना है मार्केट में, ठीक है। या तो शॉर्ट कर सकते हैं, या तो फिर आपने अगर कोई होल्ड यहाँ पर इस लेवल पे किया था तो यहाँ पर मिस हो गया है, तो जब ये पुल बैक ले तो इस प्राइस पे आप एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। या तो एग्जिट भी कर सकते हैं, या तो यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हैं। फिर शॉर्ट करने के बाद जब प्राइस इस लेवल तक जाएगी तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एंट्री एंड कॉन्फर्मेशन, एंट्री ऑन कॉन्फर्मेशन मतलब क्या हो गया कि जब इस प्राइस पे आए, या फिर यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिलता है कि ये अप ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन मिल गया है, यहाँ पे अप ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन मिल गया है, एंड वॉल्यूम भी कंफर्म कर रहा है कि वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है, सेलिंग का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है उस पर्टिकुलर कैंडल पे, ठीक है।
यहाँ पे जो कैंडल बनेगी उसके रिस्पेक्ट में जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है, पिछले कैंडल के जो वॉल्यूम है उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो डेफिनेटली इसका इंडिकेशन ये होता है कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग होने वाली है मार्केट में। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं शॉर्ट ट्रेड सेटअप के लिए। अब यहाँ पे एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए आपको, एंड प्रॉफिट कहाँ पर बुक करनी चाहिए और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रायर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल, ठीक है। प्रॉफिट लेवल कहाँ पे रखना चाहिए आपको, कि अगर कोई मार्केट कुछ इस तरह से जा रहा था फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा है, ठीक है। बट आपको हो सकता है कि यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे इसने पुल बैक लिया है एक सपोर्ट पे, इस लेवल पे अगर यहाँ पे पुल बैक लिया और फिर इसके बाद इधर से ऊपर जा रही है, ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हुआ, यहाँ तक ही गया, ठीक है। ये मेजर रेजिस्टेंस पे गया, तो यहाँ से ही नीचे की तरफ पुल बैक लिया और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करना है कि आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल ड्रॉ करके रखना है। ये आपका सपोर्ट लेवल हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल हो गया, यानी कि आपको यहाँ पर एग्जिट कर लेना है। आपने लेट्स सपोज कि यहाँ पर अगर आपने एंट्री की थी, यहाँ पे एग्जिट कर लेना है, फिर बाद में एग्जिट कर लिया तो आपको रुकना है थोड़ा, और फिर जब 21 या 50 EMA के लाइन पर फिर से पॉजिटिव कंफर्मेशन मिले आपको, तो वहाँ पर फिर से एंट्री ले लेना है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद क्या होगा कि ये इस रेजिस्टेंस को तो ब्रेक करेगा ही और नेक्स्ट टाइप पर जाने की कोशिश करेगा, तो आपका टारगेट ये पॉइंट हो जाए, इस मेजर रेजिस्टेंस का पॉइंट ही आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। तो इस तरह से आपको टेक प्रॉफिट का या टारगेट प्रॉफिट का लेवल डिसाइड करना होता है बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप 1:2 का या 1:3 का रख सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो उसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, मेरे बहुत सारे प्लेलिस्ट है, उसमें आप एक्सप्लोर कीजिए, आपको बहुत सारे नॉलेजेबल कंटेंट मिलते रहेंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाके अलग अलग कंटेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आपको काफ़ी सारे नॉलेज भी मिलेंगे, एंड आपकी जो स्ट्रैटेजीज होगी ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो सारी स्ट्रैटेजी भी काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। एंड ऑल्सो एग्जिट स्ट्रैटेजी में लास्ट पॉइंट है व्हेन प्राइस क्लोजेस बिलो 21 और 50 EMA फॉर लॉन्ग ट्रेड। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये 3 पॉइंट तो हो गए कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल पे आपको एग्जिट स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी चाहिए, एंड प्रॉफिट टारगेट सेट करना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:3 का रखना चाहिए, एंड व्हेन प्राइस क्लोजेस बिलो 21 या 50 EMA। तो इस तरह से अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री कर ली थी और ये यहाँ तक गया है, बट इसके बाद क्या हो रहा है कि आपको पता नहीं कि कब ये ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। मान लेते हैं कि यहाँ से भी इस लेवल पे भी नीचे जा सकता था, ठीक है, यहाँ से भी नीचे जा सकता था, लेकिन आपको पता नहीं। तो जब तक ये बढ़ता रहे बढ़ने दो, ठीक है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो, और जब ये गिरना चालू कर दे, तो जब गिरने लगे और 21 EMA या 50 EMA के नीचे आपका कैंडल क्लोजिंग दे दे, तो वहाँ से आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। यानी कि अगर आपने यहाँ पे एंट्री की थी तो आपको इस लेवल पे निकल जाना है, ठीक है। क्योंकि बोल नहीं सकते कि यहाँ से ये ट्रेंड कंटिन्यू भी होगी कि नहीं होगी, कि यहाँ से फिर से ये नीचे जाने वाली है, ये हम कह नहीं सकते। तो बेसिकली आपको इस तरह से भी टारगेट प्रॉफिट लगाना है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल ना बने, निगेटिव ही बने, तब आपको निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, तो स्टॉप लॉस बिलो रिसेंट स्विंग लो और लॉन्ग, मतलब ये जो क्रॉस ओवर हुआ था, ठीक है, ये जो क्रॉस ओवर हुआ था, यहाँ पे एक कैंडल थी, यहाँ पे आपने एंट्री ली, ठीक है, बट उसके पहले एक कैंडल होगी, तो उसके लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये स्टॉप लॉस आपको इस कैंडल के नीचे आप लगा सकते हैं, तो ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा। एंड अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो जो अगर मान लेते हैं यहाँ से आपको इस तरह के, ठीक है, इस तरह का क्रॉस ओवर इस एरिया में मिला, ठीक है, पर इस समय पे क्या हुआ कि कैंडल्स कुछ ऐसी थी, ठीक है, एंड फिर एक कैंडल बनी, फिर इस तरह से नीचे जानी है। तो आपको एंट्री मान लेते हैं कि आपने इस कैंडल पे ले ली, ठीक है, आपने एंट्री इस कैंडल पे ले ली, तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा यहाँ पे
इस वाले कैंडल के टॉप के ऊपर होगा। तो यही है अबव रिसेंट स्विंग हाई फॉर शॉर्ट एंड बिलो रिसेंट स्विंग लो फॉर लॉन्ग। तो ये अपना कैंडल जिस कैंडल में आपने एंट्री ली है उस कैंडल के पहले वाले कैंडल के लो के नीचे आपको एंट्री स्टॉप लॉस लगानी है। अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो इस कैंडल में आपने शॉर्ट ट्रेड ली है, ठीक है, शॉर्ट ट्रेड ली है, उसके ऊपर के पहले के कैंडल के टॉप के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। चलिए अब एग्जिट स्ट्रेटजी हम थोड़ा चार्ट पर ही जाके देख लेते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको पता चला था, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको पता चला आपने यहाँ पे एंट्री ले ली या ये क्लोजिंग पे एंट्री ले ली, ठीक है। अब यहाँ से एंट्री लेने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो टारगेट डिसाइड कर लेना है कि मुझे लॉन्ग पोजीशन में यहाँ पे एंट्री ली 1:2 का मैं लगाता हूँ। तो ये यहाँ पे एंट्री अगर ले ली मैंने तो इसके पहले का कैंडल ये है, उसके लो के नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रेशियो 1:1 का है तो इसको मैं 1:2 कर दूंगा, 1:2। तो यहाँ पे एंट्री ले ली मैंने और ये प्राइस जैसे ही इस लेवल तक पहुँचता है तो उस वक्त आप कह सकते हैं कि भैया ये 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैं लेकर जाऊंगा, यानी कि आपने स्टॉप लॉस लगाया पिछली कैंडल के लो के नीचे एंड आपका टारगेट प्रॉफिट है 1:2 पे, यानी कि 8% का नीचे डाउन में स्टॉप लॉस है एंड वहीं पे 16.49%, मतलब 8% और 16%। तो 8% अगर लॉस ले बेयर कर रहा हूँ तो 16% का प्रॉफिट लेके निकलूंगा, ठीक है। तो इस तरह से 1:2 का या फिर 1:3 का भी आप लगा सकते हैं। अगर इसको 1:3 कर दूँ तो ये लेवल पे जाएगा, ठीक है, इस लेवल पे जाएगा, यानी कि आपको प्रॉफिट यहाँ पर इस लेवल में बुक करना था, ठीक है। तो इस तरह से 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बियरिश ट्रेंड की बात करूँ तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये सारे क्रॉस ओवर होने के बाद इस प्राइस पे आपको मालूम पड़ा, ठीक है, इस प्राइस पे मालूम पड़ा कि यहाँ से नीचे की तरफ एंट्री लेगा। तो ये मेजर सपोर्ट ब्रेक होने के बाद मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, ठीक है, मैं बहुत सेफ एंट्री ले रहा हूँ। ये मान लेते हैं ये मेरी एंट्री हो गई, ये पिछले कैंडल के हाई के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो ये शॉर्ट करना है मुझे, लॉन्ग का पोजीशन है शॉर्ट पोजीशन, ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन के लिए एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस मैंने पिछले कैंडल के हाई के ऊपर लगा दिया, ठीक है। तो सबसे सेफ मेरा ये लेवल होगा स्टॉप लॉस लगाने के लिए। और उसके बाद फिर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड 3 तक लेके जाता हूँ मैं, ठीक है। ये 3 का लेवल हो गया। अब 3 का लेवल देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस लेवल तक आके 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड में मुझे प्रॉफिट मिला है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेके आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो देखिए कितना एफिशिएंटली ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है, ठीक है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग पोजीशंस में भी, ठीक है। अब यहाँ पे कंफर्मेशन की बात की जाए तो यहाँ पे दोनों साइड में मैंने आपको दिखाया, ठीक है, ये ब्रेक यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, उसके बाद फिर ये गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से पुल बैक भी हुई है। पुल बैक का मैंने जैसे कि आपको बताया 7 14 21 21 के 21 ये में से यहाँ पे पुल बैक ली है, यहाँ पे फिर रिट्रेस होने के बाद फिर ये क्या हो रही है कि यहाँ से रिजेक्ट कर दी गई है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब आपको एक पीछे से मतलब अप ट्रेंड आ रही है कंटिन्यूसली बट यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर नीचे गिरने दो उसे, बट जब ये फिर से पुल बैक ले रिट्रेस हो और 21 या 50 के लाइन के आसपास जाके फिर से ये निगेटिव क्लोजिंग देने लगे, निगेटिव कैंडलस्टिक क्लोजिंग देने लगे, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन में रहने वाला है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते थे, या फिर सबसे बेस्ट यहाँ पे है कि गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते थे। और जो एंट्री लेके मैंने आपको दिखाया 1:3 का फिक्स रिवॉर्ड लेकर आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे, ठीक है। तो ये क्लैरिटी भी मिल गया आपको कि कैसे अगर मेरा एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है तो दूसरी अपॉर्चुनिटी कैसे बाई करनी है।
तो जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर एंट्री लेना आपका मिस हो गया तो फिर क्या करते हैं आप कि जैसे ही 14 या 21 ईएमए के आसपास आता है, ठीक है, 14 या 21 ईएमए के आसपास प्राइस आता है, वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं एंड उसके बेसिस पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, इस लेवल पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है एंड देन यहाँ पे थोड़ा साइडवेज है। तो साइडवेज में तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी होती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है किसी भी स्ट्रैटेजी में, आपको साइडवेज में ट्रेडिंग नहीं करनी होती है। ओके, आई होप ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे कुछ टिप्स दिए गए हैं कि बेस्ट यूज़ करने के लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं कि वर्क्स बेस्ट इन ट्रेंडिंग मार्केट नॉट साइडवेज। जैसे कि मैंने ऑलरेडी लास्ट स्टेटमेंट यही बोला कि साइडवेज में इस स्ट्रैटेजी का यूज़ मत कीजिए कि बार बार हो सकता है विप्सो का आप शिकार हो सकते हैं, यानी कि आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है बट वो नीचे की तरफ फेंक दिया जाएगा, और जब आपने शॉर्ट किया रहेगा तब आपको लगेगा मार्केट नीचे जाना चाहिए बट मार्केट ऊपर की तरफ फेंक दिया जाएगा। तो हो सकता है कि आप विप्सो के शिकार हो सकते हैं, यानी कि आपके अनुसार मार्केट काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारी संभावनाएं रहती है। इसके साथ ही अगर आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ करें तो उसके साथ ही आपको RSI MACD वॉल्यूम फॉर कंफर्मेशन यूज़ करना चाहिए एंड चेक हायर टाइम फ्रेम फॉर ट्रेंड डायरेक्शन। टाइम फ्रेम 15 मिनट्स प्लस एंड आइडियली 1 आवर 4 आवर डेली। तो अब इसे मैं यूज़ करके बताता हूँ कहाँ पर। अब दिखाते हैं कि टाटा मोटर्स में रिसेंटली क्या एक्शन हो सकता है, वो तो मुझे नहीं पता। अब ये आप बोलोगे कि ये तो सर यहाँ पे तो सारे कैंडल्स परफॉर्म कर चुके हैं इसीलिए आप थोड़ा आइडिया लगा के आप अपने हिसाब से बता दे रहे हैं, बट आप ये बताइए कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर जो है ना डाउन ट्रेंड कंटिन्यूसली चल रहा है। अभी भी यहाँ पे मुझे अंदेशा नहीं है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड कब उठेगा और कब ऊपर की तरफ जाएगा, ये मुझे आइडिया नहीं है। ये आइडिया कौन से बेसिस पे आएगा, ये आइडिया मुझे इस बेसिस पे आएगा कि मैं क्या करता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, यानी कि डेली की कैंडल्स है उसको एनालाइज किया है एंड यहाँ पे अगर मैं थोड़ा एक नज़र मारूँ तो यहाँ पर देखिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, पर यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिखा रहा है, वॉल्यूम ऑन कर लेता हूँ मैं। काम करते हैं जैसे टेस्ट टिप दिया है AI ने, हमारे चैट GPT ने, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी वो ऑन कर लेता हूँ, थोड़ा एक आइडिया आ जाएगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑन कर, ओह माय गॉड, देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑन करने के बाद आपको दिखाई देता है कि इस कैंडल पर एक तो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है एंड उसके ऊपर जो वॉल्यूम है पिछले वॉल्यूम से कितना ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे पिछले वॉल्यूम से भी देखोगे तो कितना ऊपर ये वॉल्यूम दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ से कितना वॉल्यूम बढ़ चुका है, ठीक है, कैंडल्स पे, तो ये तो एक इंडिकेशन हो रहा है कि यहाँ पर लोगों ने काफ़ी बाइंग में हिस्सा लिया है, बायर्स यहाँ पे आ चुके हैं और ये जो है डाउन ट्रेंड रिवर्सल का एक इंडिकेशन मिलता है आपको। बट अभी भी यहाँ पर मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, मुझे ट्रेंड डायरेक्शन क्लियर नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूँगा कि लोअर टाइम फ्रेम में जाऊँगा, मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो सबसे अच्छा आपको अगर अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है, तो क्या देखना होता है कि ये जो पांचों ईएमआई के लाइंस हैं, वो ईएमआई के लाइंस बहुत ही पास में हो जाए। अब ये पास में हो जाते हैं ना, उसके बाद क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ गए हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये बड़ा हुआ। अब यहाँ पे फिर से ये सिकुड़ रहे हैं, सब पास में आ गए। अब यहाँ से क्या होगा, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये क्लैरिटी मिल जाती है आपको कुछ इस तरह से कि आगे क्या हो सकता है मार्केट में। तो जैसे कि यहाँ पे वी पैटर्न बना हुआ है, चार्ट पैटर्न वी पैटर्न बना हुआ है, और एक प्राइस पे आके ये सपोर्ट बनाती है एंड देन जब सारे ईएमए कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं उसके बाद या तो ऊपर की तरफ जाती है या तो नीचे की तरफ जाती है। बट यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे की तरफ ऑलरेडी बहुत जाग के आ चुकी है, और अभी न्यूज़ के हिसाब से जो भी इवेंट्स न्यूज़ जो मार्केट में आ रहे हैं, टैरिफ को रोक दिया गया है एंड बहुत ही टाइप के जो पॉजिटिवली इफेक्ट कर सकते हैं मार्केट को, उस तरह के न्यूज़ आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से और ये एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे दिख रहा है कि सारी ईएमए जो है काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट होने लगे हैं, यानी कि यहाँ से एक बड़ा मूव
आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये 700 के लेवल के आसपास, 700 से 720 के लेवल के आसपास का मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाते हैं लोअर टाइम फ्रेम में जाके कि वॉल्यूम मेरा कैसा है, एंड वॉल्यूम के बेसिस पे यहाँ पे देखिए एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर यहाँ पे आपको देखा जाए तो इस तरह से वी पैटर्न तो बनी हुई है, वी पैटर्न के बाद भी यहाँ से गैप अप ओपनिंग है, गैप अप ओपनिंग के बाद भी एक कैंडल पे बाइंग देखिए कितना ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ से इतना बड़ा बाइंग किया हुआ है, तो इस कैंडल पे कितना बड़ा बाइंग किया हुआ है, एंड उसके बाद फिर साइडवेज चल रही है, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे वॉल्यूम तो काफ़ी कम है, बट यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि एक बड़ा मूव मिलेगा, यहाँ से एक बड़ा मूव मिलेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर एक बड़ा वॉल्यूम मिले और यहाँ पे एक बड़ा कैंडल मिले, फिर यहाँ से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की संभावना होगी। यहाँ पे आप एंट्री कर पाएंगे और इस लो के नीचे यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा पाएंगे। यह आपका एंट्री होगा, यह आपका स्टॉप लॉस होगा, और 1:3 के हिसाब से यहाँ पे 1:2 या 1:3 के हिसाब से आपका टारगेट प्रॉफिट होगा। तो उस तरह से आप अपना प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि अब तक के सेशन में आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या आपको लग रहा है कि ये स्ट्रैटेजी आप बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे? क्या आपके स्ट्रैटेजी में सुधार हो पाएगा? क्या आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर पाएंगे? डेफिनेटली ज़रूर कमेंट करके बताइए मुझे, दैट मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि मैं भी आपको एक्सप्लेन करने में समर्थ हूँ या नहीं। यहाँ पे एग्जांपल तो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है, ठीक है। तो ऑल ईएमए स्टैक किया मैंने बुलिश ऑर्डर में और बियरिश ऑर्डर में, वो आपको एक्सप्लेन किया। पुल बैक कैसे होता है, एंड बुलिश पिन बार या फिर बियरिश पिन बार के हिसाब से आपको शॉर्ट कैसे करना होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। आरएसआई शोज बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है। तो आरएसआई भी आप यूज़ करके देख सकते हैं, बट आरएसआई का यूज़ नहीं भी करेंगे तो भी आप वॉल्यूम कंफर्मेशन पे कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिस पे भी आप डिसीजन ले सकते हैं। एंटर लॉन्ग ऑन नेक कैंडल क्लोज, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि कैंडल क्लोजिंग कंफर्मेशन पे ही आपको ट्रेड करना होता है। एंड स्टॉप लॉस बिलो द विक, जो विक आपका होगा उसके नीचे ही रखना होता है, और आप 1:2 या 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये स्ट्रैटेजी इतना एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ चुकी होगी कि किस तरह से डबल कंफर्मेशन के बेसिस पे स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती है, और हमारी जो एफिशिएंसी होती है, प्रॉफिट मेकिंग एफिशिएंसी होती है, उसे किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर किसी तरह का डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर कोई इंपॉर्टेंट डाउट होगा जो कि एक वीडियो के माध्यम से समझाना चाहिए, तो मैं वो वीडियो भी बनाकर आपके लिए लेकर आऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।